मक्कार हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये मेरा गुस्सा है कि मुसलमानों तुम बताओ, तुमने हिंदुस्तान के अंदर कोई धरना प्रदर्शन किया? क्या पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने कभी धरना दिया कि तुम्हारे सगे संबंधियों को मारा गया, तुम इस पे चुप्पी बनाए बैठे रहे, लेकिन फलस्तीन में किसी मुसलमान के गोली चल जाने पे तुम्हारे अंदर तड़पन होती है, तो 27,000 मुसलमानों के कत्ल के ऊपर तुम चुप क्यों बैठे रहे? यह मक्कारी है कि नहीं है? इस पे क्यों नहीं मुसलमान बोलता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह सेलेक्टिव मामला है। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ आने वाले रेजोल्यूशन को इसलिए रोकता है कि वो भारत के खिलाफ जैश ए मोहम्मद का चीफ अजहर मसूद को यूएनओ में बार बार वीटो करके रोकता है कि यह आतंकवादी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं है। और भारत के जितने भी प्रमाण देने के बाद, लगातार भारत प्रमाण देता है, चाइना एग्री नहीं करता है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। लेकिन वही लोग जो चाइना को अपना दुश्मन मानते थे, वही लोग जो रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, आखिर भारत में यह कैसा नापाक गठजोड़ है कि इस देश में माओवादियों का और जिहादी मुसलमानों का गठजोड़ है। यह टेलीविजन पे भी लेफ्ट के साथ बैठ के नजर आता है, यह चाइना पे खामोशी नजर आती है। यहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी एक भी चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं किया, लेकिन यही मुसलमान किसी उत्तर प्रदेश के एक शहर में किसी गलतफहमी के तहत या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत भी मैं मानता हूं, लेकिन उस क्राइम को जस्टिफाई कभी नहीं मैं करता। कुछ लोगों ने एक मुसलमान की हत्या कर दी। उस मुसलमान की हत्या पूरे देश में नहीं, यूएनओ तक खबर पहुंच गई उसकी, यूएनओ तक पहुंचा दिया आपने खबर। लेकिन इस देश में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मस्जिदों से सहारा लेकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, अल्लाह अकबर कहना होगा, जम्मू कश्मीर में रहना होगा। वो पीढ़ी अभी जिंदा है, कई दोस्त मेरे मौजूद हैं। रात में 50-50 अजानें दी गई और कहा गया कि जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ। ये नारे लगाए गए। कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। यह बात अलग है कि भारत सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने 1988 में एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जो पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को ऑर्गेनाइज तरीके से मारा गया, बता के मारा गया। चौराहों पे जब आपने मारा और मोटरसाइकिल से चक्कर काटे और कहा गया कि इस टीकालाल टपरू को, जिसको मारा गया, जो सबसे बड़ा वहां का इंटेलेक्चुअल था, उसको पानी जो देगा उसका भी हश्रम ये कर देंगे। कोई सरकार, कोई अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती के दिल के अंदर कोई पसीजा नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कश्मीरियत नहीं है, ये जमहूरियत है भाई, ये इंसानियत के खिलाफ है, नहीं कहा। लेकिन इससे बड़ी बात इस देश को मैं समझता हूं कि जानने की जरूरत है। जरा याद कीजिए, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 19 जनवरी 1990 की घटना है। लेकिन 8 दिसंबर 89 में भारत में किसकी सरकार थी? भारत की मरकज में, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। और बड़ा आरोप लगता था भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के सिस्टम के ऊपर, भारत की राजनीतिक दलों के ऊपर, इवन सेकुलर पार्टियों के ऊपर भी आरोप लगता था कि आपने भारत के मुसलमान के ऊपर आप यकीन नहीं करते हैं, आपको भारत के मुसलमान के ऊपर डर और शक है, और यही वजह है कि भारत में तमाम मिनिस्टर्स बने लेकिन भारत के अंदर होम मिनिस्टर कभी आपने मुसलमान नहीं बनाया। ये मैं सुनता रहा हूं। 8 दिसंबर 1989 को भारत के अंदर पहला मुस्लिम गृह मंत्री बना यह मुनाफिक, जो कश्मीर में सुबह से लेकर शाम तक देश को चैलेंज कर रही है। इसके वालिद का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद।
8 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बनता है, 8 दिसंबर 1989 को, और 19 जनवरी 1990 में ऐसा क्या हो गया भाई। और इस देश का जागरूक नागरिक, इस देश की बड़ी पैनी नजर रखने वाला मीडिया ने यह सवाल नहीं पूछा कि कौन से हालात ऐसे पैदा हो गए 8 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में कि 5 लाख हिंदुओं को धर्म के नाम पे हिंदू होने के कारण आपने मारा, काटा, बलात्कार किया, हजारों लोगों को मारा आपने, बच्चों को 3-3 साल के बच्चों को आपने हवा में फैल के मारा। और एक घटना है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है कि एक लड़का जिसको एक टीचर ने 5वीं क्लास से 10वीं क्लास में पढ़ाया, उसी टीचर ने उसे 12th में पढ़ाया, वो उसी पड़ोस में रहता था, वो ग्रेजुएट कर चुका था, उसी लड़के ने उस टीचर का बलात्कार किया और मार दिया। ये मानसिकता है भाई। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, भारत के किसी राज्य में किसी ने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि जिस राज्य से तुम आते हो आखिर क्या तुमने इसको रोकने के लिए किया, आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा। आज उसकी बेटी जम्मू कश्मीर को धमकी दे रही है, भारत को धमकी दे रही है कि अगर 370 और 35 पे हटाया गया तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, और अगर ये ऐसा रहा तो ये भारत कश्मीर फलस्तीन हो जाएगा और यहां की फौज जो है वो ऑक्यूपेशनल फौज कहलाएगी। हमने किन लोगों को आगे बढ़ाया है भाई? तो जो गलती 89 में हुई वो अगर 2019 में भी हो रही है तो इसमें किसकी गलती है भाई? किसको आप दोष देंगे? लेकिन कमाल की बात देखिए, कमिटमेंट, क्योंकि मिल्लत के प्रति कमिटमेंट ज्यादा है, कौम के प्रति नहीं है। मिल्लत के प्रति कमिटमेंट यह है कि उसी महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने अपनी बेटी को किडनैप कराया। यह सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है भाई। वो किडनैप हुई नहीं थी क्योंकि कुछ आतंकवादियों को छोड़ना था। वो जहां छुपी हुई थी सबको पता था, खुद मुफ्ती साहब को पता था। आपने जिनको छोड़ा वो पाकिस्तान के अंदर खूनखार आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको छोड़ना था, आपको प्ली लेनी थी, और वहां से नीचे तक की डेट डालें तो कभी गुलाम नबी आजाद का भांजा गायब हो रहा है, कभी सैफुद्दीन सोज साहब के घर में से कोई गायब हो जाता है, और ताज्जुब यह था कि सब मिल भी जाते थे, जैसी 24 आतंकवादी छोड़े जाते थे। तो क्या मैं ये न मानूं कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक लोग, वहां की व्यवस्था, सबने आतंकवादियों को ताकत दी है, सबने आतंकवादियों के साथ दिया है, अलग अलग चेहरों से, अलग अलग मुखौटों से। अब हम ये उम्मीद करते हैं महबूबा मुफ्ती से कि वो राष्ट्र की बात करेगी, हम उमर अब्दुल्ला से उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र की बात करेंगे। आप किन सांपों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सांपों को आप दूध पिलाएंगे तो वो आपके अपने हो जाएंगे? ये बात अलग है कि आप नाग पंचमी में भी सांप को दूध पिलाते हैं, आपकी सभ्यता है, लेकिन ऐसे सांपों को आपने दूध पिलाया है जो आपको डसने के लिए बैठे हुए हैं। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, आप गलतफहमी के शिकार हैं कि कश्मीर आपके पास है। आपकी रिट नहीं चलती जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में फौजी जान बचाने के लिए अगर कोई एक्शन करता है तो उस पर कोर्ट मार्शल हो जाता है। जम्मू कश्मीर को जरा सी बात पे आपके देश को थ्रेट देता है। जम्मू कश्मीर की वजीर आला यह तय करती है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर यह ट्रेंड चलेगा तो कल ममता कहेंगी कि बांग्लादेश से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर तमिलनाडु कहेगा कि श्रीलंका से बात करनी चाहिए। तो फिर तो ये फ्री फॉल ऑल है। फिर भारत में केंद्र सरकार की जरूरत क्या है? फिर तो हर आदमी का अपना राजनीतिक स्वार्थ है, वो कहेगा इससे बात करो, इससे बात नहीं करो। ये परपाटी गलत डाली है, लेकिन वो परपाटी अब टूट रही है। मैं आपको मुबारकबाद देने इसलिए भी आया हूं कि गलती से जाने अनजाने में हो सकता है कुछ लोग बटन कहीं और दबाना चाहते हो, गलती से दब गया आपसे। उस बटन दबने के बाद जो जिन बाहर आया है उससे बहुत सारे जिना के चाहने वाले लोगों को दुश्मनी हो गई है। इसलिए जो जिस जगह बैठा हुआ है, जो जिसके पास जो शक्ति है, अपनी उस पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। मैं 70 साल के और 80 साल के जो बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इनसे इतना ही चाहता हूं कि जब आज का 22 साल का लड़का आपके पास आए तो आप उससे कहिए,
उसे सच बताइए बस, उससे पॉलिटिकली करेक्ट होने की उम्मीद मत कीजिए। आज के युवा को सच बता दीजिए। ये जो पूरी देश भर में इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इतना सारा रिएक्शन है पूरे देश के अंदर, ये कोई कारण है कि पहली बार वो सच सुन रहे हैं, और जो सच उनको इतिहास में मिल रहा है और जो उनके दिल को लग रहा है। इसीलिए लोग लगातार पूरे देश में, यहां जीडी बख्शी आज कहीं हैं, आरएस सिंह कहीं हैं, सुशील पंडित कहीं हैं, गौरव आर्या कहीं हैं, पूरे देश में लोग जा रहे हैं और हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुन रहे हैं, क्योंकि पहली बार उनको लगता है कि कोई सच बात बता रहा है, इसलिए वो लोग बाहर आ रहे हैं। मेरी आप बुजुर्गों से दरखास्त है कि सच बात बताएं, जो हुआ है वो बता दें, जो नहीं हुआ है इस डर से कि हमारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी, माफ कीजिएगा, इस डर से 70 साल में 7 पीढ़ियां बिगड़ गई। अगली पीढ़ी को सच बता दीजिए ताकि आने वाला भारत सच्चा भारत हो, ईमानदार भारत हो। अपने कंट्राडिक्शंस को, अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आप हर देवी देवता की पूजा करते हैं, यहां से लेकर कामाख्या देवी तक। आप शारदा देवी नहीं गए, मैं गया। बलूचिस्तान में जो देवी हैं मैं वहां गया। सब जगह मैं एक ही बात कॉमन पाता हूं। यह बात अलग है कि मेरा जीवन ऐसी जगह था जहां मैं पैदा हुआ, ना वहां कोई मंदिर था ना कोई और था, वहां मस्जिद थी, वहां नमाज अजान मेरी जिंदगी का हिस्सा था, हम सब लोग वहीं रहे। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा, कोई देवी ऐसी है जिसके हाथ में हथियार ना हो? कोई देवी ऐसी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग सब पूजा करने वाले लोग हैं, कोई देवी ऐसी है जिसके हाथ में हथियार ना हो? 5 हाथ होंगे, 6 हाथ होंगे, 8 हाथ होंगे, गुलाब का फूल होगा, कमल का फूल होगा, आखिर में कुछ ना कुछ तो होगा। आप सब लोग पूजा करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन जब भगवान को हथियार उठाना पड़ गया तो आप क्या चीज है? लेकिन आप शास्त्र की पूजा भी नहीं करते, शस्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन जब घटना बढ़ जाती है तो आप लठियां चलाते हैं। अरे भाई, डंडे की पूजा थोड़ी की थी आपने, जिसकी पूजा की थी कम से कम वो चलाइए। और इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, ये गलत फहमी तो नहीं है, लेकिन 5000 साल पुरानी सभ्यता के हथियार से आज के आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता। आपको सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आतंकवाद की घटना कर रहे हैं वो तो क्लियर है माइंड में, लेकिन जो आपके बीच में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक आतंकवाद की घटना होती है, तत्काल हमारे यहां दोपहर तक एक नैरेटिव बन जाता है। देखिए, ये अफजल गुरु जो था ना, ये हालात का मारा हुआ था बेचारा। ये जो वानी था ना जिसने हत्या की थी, ये बेसिकली ही इज ए पुअर बॉय ऑफ ए पुअर हेडमास्टर। ये जो लोग हैं, आप बुजुर्गों से मेरी सिर्फ एक ही बात है कि इस देश में हथियारों से जो हथियार उठा रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, आपके युवा भी तैयार हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों से सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में बौद्धिक आतंकवाद बहुत खतरनाक चीज है, जो तरह तरह के तर्कों के साथ आतंकवाद को जस्टिफाई करता है, जो कश्मीर में इसको कहता है कि देखिए साहब, ये बेरोजगार लोग हैं, ये भटके हुए लोग हैं, इसलिए AK-47 चला रहे हैं। अल्लाह करे कि पूरे देश का हिंदू भटक जाए, एक बार भटक तो जाए भाई। वो जिस दिन भटकेगा, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बयान दे करके, कश्मीर का जो इलाका है उसमें आप सबको पता है कि 65% इलाका जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख का है। आपने कोई आतंकवादी घटना सुनी आज तक कि लेह लद्दाख में अंदर कोई आतंकवादी घटना हो गई? 65% इलाका भूगोलिक कह रहा हूं, और 20% इलाका जम्मू का है। जम्मू में आए दिन घटनाएं सुनते हैं क्या? वहां बुरहान वानी क्यों नहीं पैदा होता? जो जम्मू कश्मीर के अंदर वैली है, जिसे आप कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, उसका भूगोलिक इलाका मात्र 15% है, और जो टोटल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, उसकी मात्र 7% पॉपुलेशन उस वैली में रहती है, जिन्हें आजादी चाहिए। जम्मू कश्मीर समस्या नहीं है, कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए समस्या है। ये 7% लोग जिनके हाथ में पूरी सत्ता है, क्योंकि वैली के लोगों की गिनती विधानसभा में इतनी है कि वही तय करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, और वो तो यहां तक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री भी होगा, हिंदू तो होगा नहीं,
हमारे यहाँ शिया भी नहीं होगा, सिर्फ सुन्नी मुसलमान बनेगा जो वहाबियत में यकीन रखता है। लेकिन कश्मीरियत की चादर पहन करके हिंदुस्तान की सरकारों को मूर्ख बनाने का काम पिछले कई साल से चल रहा है और हम लगातार मूर्ख बन रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो जिहादियों का और माओवादियों का गठजोड़ है, जिनका एक ही एजेंडा है, जो ये मानते हैं कि जिन लोगों को गलतफहमी है कि गजवाए हिंद हथियारों से भी आएगा, इस देश में लैंड जिहाद के बारे में कम पता है। जम्मू कश्मीर राज्य में एक कानून लाया गया जिसका नाम था रोशनी कानून। उसके तहत इस बात की इजाजत दी गई कि जम्मू के जिस भी इलाके में, जम्मू के जंगलों में अगर किसी की प्राइवेट जमीन भी होगी, अगर उस पे कोई बकरवाल मुसलमान उस पे अपना कब्जा कर लेता है तो पुलिस को आदेश था कि आप खाली नहीं करा सकते। वो जायज है उसका कब्जा। हमारे साथी अंकुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इसको। आप सोचिए कि हमारी पीढ़ी इन गलत कामों को जो हमारे पूर्वजों ने होने दिया, जो सरकारों ने होने दिया, हमारी बची हुई थोड़ी बहुत जिंदगी है उनको रिवर्स कराने में चली जाएगी, तो आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए मैं चिंता में हूं। हम तो लड़ रहे हैं। उस रोशनी एक्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफिकेशन देना पड़ा। और क्या झूठ मक्कारी है साहब। ये कहा गया कि हमने कहा इनके पास जमीन नहीं है, गरीब लोग हैं, लिहाजा इनको आप जमीन दे दीजिए, लेकिन इनसे मार्केट रेट लीजिए। तो जब हमने पूरा डाटा निकाला तो पता चला कि जो जमीन 1 लाख रुपए गज है वो 5 रुपए गज में दे दी गई। अब वो कानून बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन ऐसे ऐसे प्रोविजन करे गए हैं जम्मू कश्मीर में जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंक जो है वहां का हिस्सा बना हुआ है। और आतंकवाद, वहां की सारी लीडरशिप, सारे पॉलिटिकल लीडर उस आतंकवाद को जिंदा रखना चाहते हैं कि जो चीज संविधान के अंदर में सुप्रीम भारत से नहीं ले सकते, जो भारत की सरकारों को नहीं डरा सकते, वही लोग उन आतंकवादियों को आगे करते हैं, वही उनको शय देते हैं, वही उनको पैसा देते हैं, वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लिहाजा कश्मीर में यह कहें कि आपने 10 आतंकवादी मार दिए, 20 आतंकवादी मार दिए, यह किस्सा खत्म नहीं होगा जब तक कश्मीर के अंदर बालाकोट जैसे 10 इंटरनल स्ट्राइक नहीं होंगे।